नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दीपक कुमार अपने परिवार के साथ जमशेदपुर शहर में कदमा थाने इलाके में तीस्ता रोड पर क्वार्टर नंबर N97 में रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। दीपक, उसकी पत्नी वीणा और 2 बेटियां। बड़ी बेटी श्रावणी 15 साल की थी और छोटी बेटी दिव्या 10 साल की। दीपक खुद करीब 40 साल का था और उसकी पत्नी वीणा 36 साल की। मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला दीपक टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड कर्मचारी था। पिछले कुछ सालों से नौकरी के सिलसिले में वो जमशेदपुर में रहता था। वेतन ठीक ठाक था। साइड बिजनेस के रूप में वो ट्रांसपोर्ट का काम भी करता था, इसलिए घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों के धोखा देने और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट से आमदनी घटने से वो आर्थिक संकट में आ गया था। इसी 12 अप्रैल की बात है। दीपक ने अपने दोस्त रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को लंच पर घर पर बुलाया। सुबह करीब 9:30 बजे जब दीपक का फोन आया था, तब रोशन ने तबीयत ठीक न होने की बात कहकर मना कर दिया था। लेकिन दीपक के काफी इसरार करने पर रोशन ने कह दिया कि तबीयत ठीक रही तो वो दोपहर 12-1 बजे तक आने या नहीं आने के बारे में बता देगा। रोशन और उसकी बीवी आराध्या से दीपक के पारिवारिक संबंध थे। दरअसल रोशन आराध्या से प्यार करता था, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तब दीपक ने दोनों परिवारों को रजामंद करके रोशन और आराध्या की शादी कराई थी। दीपक का छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का काम था। वहाँ रोशन का भी ट्रक चलता था। आराध्या दीपक को मामा कहती थी। रोशन और आराध्या कुछ महीने पहले ही जमशेदपुर में शिफ्ट हुए थे। आराध्या या रोशन का फोन नहीं आया तो दीपक ने दोपहर करीब 1 बजे पत्नी वीणा के मोबाइल से आराध्या को फोन कर लंच पर जरूर आने का आग्रह किया। आराध्या मना नहीं कर सकी। उसने कहा, ठीक है, हम जरूर आएंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराध्या और 1 साल की बेटी के साथ कार से कदमा में दीपक के घर पहुंचे। उनके साथ रोशन का साला अंकित भी था। अंकित दिल्ली में रहता था। वो बहन बहनोई से मिलने जमशेदपुर आता था। रोशन और आराध्या दीपक के घर लंच पर जा रहे थे। अंकित घर में अकेला बोर होगा, ये सोचकर वे उसे भी साथ लेते गए। घर पहुंचने पर दीपक ने गेट खोला। उसने रोशन और उसकी बीवी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके साथ तीसरे युवक को देखकर दीपक ने रोशन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। यार, ये मेरा साला है, नाम है अंकित, दिल्ली से आया है। रोशन, उसकी बीवी और अंकित को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए दीपक ने कहा, आप लोग बैठो, मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। दीपक पानी लाने के लिए जाने लगा तो आराध्या चौंक कर बोली, मामा, आप पानी क्यों ला रहे हो? वीणा मामी को कह दो, वो ले आएंगी। अरे यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। वीणा कुछ देर पहले मेरे भाई के घर रांची चली गई, साथ में दोनों बच्चों को भी ले गई। दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा, घर में अकेला मैं ही हूँ, मुझे ही आप लोगों की आवभगत करनी पड़ेगी। मामा, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने हमें बेकारी लंच पर बुलाया। आराध्या ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मामी जी घर पर नहीं है तो हम लंच के लिए फिर कभी आ जाएंगे। दीपक ने आराध्या को भरोसा दिलाते हुए कहा, आपको लंच पर बुलाया है तो बाजार से खाना ले आएंगे। दीपक की इस बात पर आराध्या ने पति रोशन की तरफ देखा। रोशन क्या कहता, उसने फ्रिज से पानी लेने जा रहे दीपक को सोफे पर ही बैठा लिया और बातें करने लगे। उन्हें बात करते हुए 5-6 मिनट ही हुए थे कि आराध्या की बेटी ने बाथरूम कर दिया। आराध्या बेटी को गोद में लेकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसने बच्ची को साफ किया। पीछे पीछे रोशन भी बीवी की मदद के लिए बाथरूम में आ गया। बाथरूम से ड्राइंग रूम में आते समय उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे तेज कदमों से ड्राइंग रूम में पहुंचे तो दीपक हथौड़े से अंकित पर हमला कर रहा था। रोशन कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो दीपक अंकित को मार रहा है। वो दीपक से पूछते हुए अंकित को बचाने लगा तो दीपक ने उसकी बच्ची को अपनी ओर खींचते हुए मारने की कोशिश की। रोशन बचाने लगा तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया। इससे रोशन को भी चोटें लगी। किसी तरह रोशन ने अपनी बेटी, पत्नी और साले को बचाकर वहां से बाहर निकाला। अंकित के सिर से खून बह रहा था। उसके सिर पर रुमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की गई। फिर वे कार से सीधे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। अंकित का इलाज जरूरी था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
रोशन को भी डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। बाद में रोशन ने दीपक के सारे विनोद को फोन करके पूरी बात बताई। विनोद को दाल में कुछ काला नजर आया। उसने ये बात अपने छोटे भाई आनंद साहू को बताई। दीपक की ससुराल जमशेदपुर के ही शास्त्री नगर में थी। शाम करीब 4 बजे विनोद और उसके घर वाले दीपक के क्वार्टर पर पहुंचे। वहां गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर एसी चल रहा था। विनोद और उसके घर वाले सोच विचार कर ही रहे थे कि इसी दौरान रिंकी को ढूंढते हुए उसकी मां नीलिमा और मंजली बहन विपाशा भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया कि रिंकी दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। वो सुबह 11 बजे घर से निकली थी और अभी तक घर नहीं पहुंची। रोजाना वो दोपहर 1 बजे घर वापस आ जाती थी। बहनों की ऑनलाइन क्लास होने के कारण रिंकी उस दिन मोबाइल नहीं ले गई थी। जब रोजाना के समय पर रिंकी वापस घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने दीपक को फोन किया। दीपक ने कहा कि वो ट्यूशन पढ़ाकर जा चुकी है। इसके बाद भी दोपहर 3 बजे तक जब रिंकी घर नहीं पहुंची तो नीलिमा और विपाशा दीपक के क्वार्टर पर पहुंची थी। चिंता में माँ बेटी वहां से कदमा थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने कोई दुर्घटना होने की आशंका जताते हुए एक बार हॉस्पिटल में देख आने की सलाह दी। वे टीएमएच गई, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला तो थक हार कर दोनों दोबारा दीपक के क्वार्टर पर आई। यहाँ उन्हें विनोद और उसके घर वाले मिले। विनोद ने रिंकी की माँ बहन के साथ सोच विचार कर दीपक के क्वार्टर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया। विनोद अंदर कमरे में गया और चिल्लाते हुए बाहर निकल आया। उसने बताया कि वीणा और दोनों बेटियां मरी पड़ी है। ये सुनकर विनोद के साथ दूसरे लोग कमरे में गए। उन्होंने वीणा और दोनों बच्चियों को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उनकी नब्ज भी ठंडी पड़ चुकी थी। वीणा और उसकी दोनों बेटियों के शव देखकर विनोद और उसके घर वाले रोने लगे। दीपक की पत्नी और बेटियों के शव देखकर रिंकी की माँ और बहन को शक हुआ। खोजबीन में रिंकी की एक चप्पल बाहर पड़ी मिल गई। इससे संदेह और बढ़ गया। वे घर में रिंकी को तलाशने लगी। उसकी स्कूटी तो बालकोनी में खड़ी मिली, लेकिन रिंकी नहीं मिली। मंजली बेटी विपाशा माँ को दिलासा देते हुए अलग अलग कमरों में बड़ी चीजें हटाकर देखने लगी। उसने एक कमरे में पलंग का बॉक्स खोला तो उसमें रिंकी का शव पड़ा मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। रिंकी का शव देखकर नीलिमा और विपाशा रोने लगी। एक क्वार्टर में 4 लोगों की हत्या होने की बात पूरे शहर में फैल गई। सूचना मिलने पर कदमा थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी, एसपी और एसएसपी के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अफसरों ने मौका मुआयना किया। एक कमरे की दीवार पर खून के छींटे मिले। तलाशी के दौरान कमरे में खून लगी हथौड़ी और खून से सना तकिया भी मिला। शराब की एक बोतल भी मिली। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट लिए और जरूरी सबूत जुटाए। मौके के हालात से लग रहा था कि वीणा और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कई घंटे पहले की गई थी। अनुमान लगाया गया कि सुबह करीब 11 बजे के बाद ट्यूशन टीचर रिंकी जब दीपक की बेटियों को पढ़ाने आई होगी तो उसने वीणा और दोनों बच्चियों के शव देख लिए होंगे। इस पर दीपक ने भेद खुलने के डर से रिंकी को दूसरे कमरे में ले जाकर मार डाला होगा। रिंकी की हत्या 11 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच की गई थी, क्योंकि करीब 1 बजे दीपक ने रोशन की पत्नी आराध्या को लंच पर बुलाने के लिए फोन किया था। 21 साल की रिंकी के अस्त व्यस्त कपड़े देखकर उससे दुष्कर्म किए जाने का अनुमान भी लगाया गया। पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी के बाद चारों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिए। पुलिस की कार्रवाई में रात हो गई थी, इसलिए रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सके। चारों हत्याओं में सीधा शक दीपक पर था और उसका कुछ अता पता नहीं था। अधिकारियों ने दीपक के ससुराल वालों से उसके बारे में पूछताछ की। पता चला कि वो उस दिन सुबह ही ससुराल गया था। ससुर पारसनाथ साहू ने दामाद दीपक से जब बेटी और नातिनों के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वे रांची में उसके भाई के घर पर है। पारसनाथ ने पुलिस अफसरों को बताया कि कदमा तिस्ता रोड पर कुछ दिनों से चोरी की वारदातें हो रही थी, इसलिए बेटी वीणा ने कुछ दिन पहले करीब 5 लाख रुपए के अपने कीमती जेवर सुरक्षा के लिहाज से उनके घर पर रख दिए थे। दीपक एक दिन पहले 11 अप्रैल की शाम को भी अपनी ससुराल गया था। तब वो बच्चों के साथ खेलता रहा, फिर कुछ देर रुककर चला गया था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वो दोबारा आया तो उसने अपने जेवर वापस मांगे। हमने उसे जेवर दे दिए थे। जेवर लेकर वो चला गया। पुलिस ने ससुराल वालों से दीपक का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन पता कराई। करीब 3 बजे की उसकी आखिरी लोकेशन जमशेदपुर में ही रमाडा होटल के पास बिष्टुपुर में मिली। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया था। दीपक की बुलेट भी नहीं मिली, इसलिए अनुमान लगाया गया कि ससुराल से गहने लेकर
वो बुलेट से फरार हो गया। जांच पड़ताल में पुलिस को रात के 10 बज गए, इसलिए क्वार्टर को सील करके बाकी जांच अगले दिन करने का फैसला किया गया। 13 अप्रैल को सुबह से ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दीपक के क्वार्टर की तलाशी में एक कमरे से सीमन लगा एक गमछा और रिंकी के कुछ कपड़े मिले। इसी कमरे में पलंग के बॉक्स में रिंकी का शव मिला था। जांच पड़ताल में ये भी पता चला कि 12 अप्रैल की सुबह दीपक ससुराल से जो जेवर लेकर आया था, वे जेवर उसने सुबह करीब 10:30 बजे कदवा उलियान स्थित आरके ज्वेलर्स पर बेच दिए थे। दीपक ज्वेलर का परिचित था। दुकानदार रमेश सोनी से उसने जमीन खरीदने के लिए जेवर बेचने की बात कही थी। सारे जेवर का वजन 109 ग्राम था। इनका सौदा 4,40,000 रुपए में हुआ। रुपए देने के लिए दुकानदार ने 2-3 घंटों का समय मांगा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसके बाद दीपक अपने क्वार्टर पर आ गया होगा। कुछ देर बाद ट्यूशन टीचर रिंकी घोष वहां पहुंची होगी। रिंकी ने कमरे में शव देख लिए होंगे तो दीपक ने उसको पकड़ लिया होगा और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया होगा। रिंकी का शव ठिकाने लगाने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे दीपक वापस ज्वेलर के पास पहुंचा। ज्वेलर ने उसे 3 लाख रुपए नकद दिए। बाकी पैसे 1-2 दिन में देने की बात कही तो दीपक ने बाकी 1,40,000 रुपए अपने भाई के बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा। इसके लिए दुकानदार ने हामी भर ली। इसके बाद दीपक वापस अपने क्वार्टर पर आया होगा। कुछ देर बाद रोशन अपनी पत्नी, बेटी और साले के साथ लंच के लिए वहां पहुंच गया। वहां दीपक ने अंकित और रोशन पर जानलेवा हमला किया। इससे बचकर वे भाग गए तो दीपक दोपहर 3 बजे अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर बुलेट से फरार हो गया होगा। पुलिस को दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ में पता चला कि दीपक का किसी न किसी बात पर वीणा से झगड़ा होता रहता था। वो अपने पारिवारिक झगड़ों के लिए रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को दोषी मानता था। शायद इसलिए दीपक ने पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद रोशन और आराध्या को जान से मारने की नियत से ही लंच पर बुलाया था। लेकिन रोशन के साथ उसका साला भी पहुंच गया था। 2 पुरुषों के बीच दीपक का हमला कमजोर पड़ गया और रोशन के परिवार की जान बच गई। ससुराल वालों से ही पता चला कि दीपक अपने बड़े साले विनोद साहू को भी जान से मारने की फिराक में था। उसने फोन कर जमीन संबंधी कोई बात करने के लिए दोपहर में विनोद को अपने घर पर बुलाया था, लेकिन विनोद काम में व्यस्त होने के कारण नहीं जा सका। विनोद ने कुछ साल पहले किसी लड़की से अफेयर के मामले में दीपक की पिटाई कर दी थी। तब से दीपक उससे रंजिश रखता था। दीपक के छोटे साले आनंद साहू के बयान पर कदवा थाने में दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। रोशन ने पहले ही दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में दे दी थी। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर पहुंचकर मौका मुआयना किया और रोशन सहित दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ की। दूसरी ओर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। सूचना देने और इतनी बड़ी घटना के बाद भी दीपक के परिवार से कोई भी जमशेदपुर नहीं आया। वीणा और उसकी बेटियों के शवों का दाह संस्कार मायके वालों ने किया। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक ने 12 अप्रैल की सुबह हथौड़े से वार कर पत्नी और बेटियों की हत्या की थी। उसने वीणा के सर में 2 जगह और चेहरे पर वार किए थे, फिर तकिए से उसका मुंह दबाया था। बड़ी बेटी श्रावणी के सिर में पीछे से चोट की गई थी, उसका भी गला दबाया गया था। दीपक सबसे ज्यादा प्यार छोटी बेटी दिव्या को करता था। उसके सिर के पीछे तेज चोट मारी गई थी, इससे उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। दीपक को तलाशना जरूरी था। दोस्तों और ससुराल वालों से उसके छिपने के ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और जमशेदपुर व रांची के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश शुरू की गई। कई जगह छापे मारे गए। इसके साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने दीपक के भाई और बहनों से बात की और उनके मोबाइल नंबरों की जांच की। 4-5 दिन की भागदौड़ के बाद 16 अप्रैल को दीपक धनबाद में पकड़ा गया। वो 12 अप्रैल की दोपहर जमशेदपुर से बुलेट लेकर निकला और राउरकेला पहुंचा। बुलेट उसने राउरकेला में छोड़ दी। वहां से टैक्सी लेकर वो पुरी व रांची होकर 15 अप्रैल को धनबाद पहुंचा, जहां एक होटल में रुका। दीपक अपने पास रखे पैसों में से 1.5 लाख रुपए भाई मृत्युंजय के खाते में जमा कराना चाहता था। इसके लिए वो 16 अप्रैल को धनबाद में एक प्राइवेट बैंक में पैसे जमा कराने गया। बैंक में पैसे जमा होते ही दीपक के भाई के मोबाइल पर मैसेज आया। पुलिस ने दीपक और उसके भाई का मोबाइल पहले से ही सर्विलांस पर लगा रखा था। मैसेज आते ही पुलिस को दीपक का सुराग मिल गया। जमशेदपुर पुलिस ने धनबाद पुलिस को सूचना दे दी। धनबाद पुलिस बैंक पे पहुंची। इसी दौरान दीपक दोबारा बैंक पहुंचा।
तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस 16-17 अप्रैल को धनबाद से उसे जमशेदपुर ले आई। जमशेदपुर में पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को इन हत्याओं की कहानी जो बताई वो कुछ इस प्रकार से है। पहले दीपक परसुडीही थाना इलाके के गांव सोपेडेरा में माता पिता के साथ रहता था। वहां उनका आलीशान मकान था, पर वो उसका जिगरी दोस्त था। साल 2004 में दीपक की शादी वीणा से हो गई। बाद में 2012 में दीपक की टाटा स्टील में फायरमैन के पद पर नौकरी लग गई थी। इसके बाद वो जमशेदपुर के कदमा इलाके में रहने लगा था। परिवार बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ गए। एक दिन दीपक ने दोस्त प्रभु से कोई साइड बिजनेस कराने की बात कही। इस पर प्रभु ने उसे ट्रांसपोर्ट का काम करने की सलाह दी। प्रभु ने उसे काम तो बता दिया, लेकिन इतना पैसा दीपक के पास नहीं था। इस पर प्रभु ने उससे कहा कि वो सोपेडेरा का अपना पुश्तैनी मकान बेच दे और उसका पैसा ट्रांसपोर्ट में लगा दे तो अच्छी आमदनी होगी। दीपक को ये बात जच गई। उसने अपना मकान 40 लाख रुपए में बेच दिया। इसमें से 20 लाख रुपए उसने अपने भाई मृत्युंजय को दे दिए। बाकी के 20 लाख रुपए दीपक के पास रहे। करीब 2 साल पहले प्रभु ने उसे 17 लाख रुपए में एक हाईवा और एक बुलेट दिलवा दी। ये हाईवा उसने प्रभु के मार्फत जो बेड़ा में चलवा दिया। इससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। पिछले साल कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने से उसकी आमदनी कम हो गई। इस बीच दीपक को पता चला कि प्रभु ने जो ट्रक दिलवाया था उस पर 5 लाख रुपए रोड टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग का नोटिस आने पर उसने कर्ज लेकर टैक्स जमा कराया। इसके लिए उसने टिस्का कोऑपरेटिव सोसाइटी से 4.5 लाख रुपए और अपने पीएफ अकाउंट से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। दीपक की तनख्वाह 34,000 रुपए महीना थी। सोसाइटी से कर्ज लेने के बाद उसे केवल 8,000 रुपए ही मिलेंगे। ट्रक से भी आमदनी कम हो गई थी। करीब 6 महीने पहले प्रभु ने बताया कि उसका भांजा रोशन खुद का और उसका ट्रक पश्चिम बंगाल में खड़गपुर की एक स्टील कंपनी में चलवा रहा है। रोशन पहले से ही उसका दोस्त था। उसकी शादी भी उसी ने कराई थी। कमाई की उम्मीद में दीपक ने भरोसा कर बिना किसी लिखा पढ़ी के अपना ट्रक रोशन को सौंप दिया। रोशन ने दीपक का ट्रक तो कंपनी में लगवा दिया, लेकिन उसे कमाई का हिस्सा नहीं दिया। इस बीच दीपक लगातार कर्जदार होता गया। दीपक अपनी इस बर्बादी के लिए प्रभु और रोशन को जिम्मेदार मानता था। उसने उनसे बदला लेने की योजना बनाई। दीपक अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देखा करता था। इन्हीं वेब सीरीज को देखकर उसने हथौड़े से हत्या करने का फैसला किया। उसने दोनों दोस्तों को मारने की तो योजना बना ली, लेकिन इस बात से परेशान था कि वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो बीवी बच्चों का क्या होगा। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने परिवार को भी खत्म करने का निर्णय लिया। 12 अप्रैल को दीपक सुबह जल्दी उठ गया। देखा कि पत्नी वीणा पानी भर रही थी। वो बिस्तर पर ही बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलता रहा। पानी भरने और छोटे मोटे घरेलू काम निपटाने के बाद सुबह करीब 8 बजे वीणा फिर बेड पर लेट गई। दीपक ने उसी दिन अपने परिवार और दोनों दोस्तों का काम तमाम करने का आखिरी फैसला कर लिया था। दीपक ने पहले से ही बेड के पास छिपाकर रखा हथौड़ा निकाला और वीणा के सिर में पीछे से वार कर दिया। वीणा चीखती इससे पहले ही उसने तकिए से उसका गला दबा दिया। वीणा की मौत हो गई। इसके बाद दीपक दूसरे कमरे में गया। वहां बेड पर दोनों बेटियां सो रही थी। दीपक ने एक नजर उन्हें देखा, फिर बेरहमी से उसने पहले बड़ी बेटी के सिर में हथौड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतारा। फिर इसी तरह छोटी बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या के बाद उसने रोशन को लंच पर आने के लिए फोन किया। इसके बाद दूसरे दोस्त प्रभु को फोन कर शाम 4 बजे जो बेड़ा में मिलने की बात कही। दोनों दोस्तों से बात करने के बाद वो नहा धोकर ससुराल गया और अपने जेवर लेकर ज्वेलर्स के पास पहुंचा। जेवर बेचकर वो वापस आ गया। कुछ देर बाद ही रिंकी घोष उसके बच्चों को पढ़ाने आ गई। रिंकी ने वीणा और बच्चों के शव देख लिए थे तो दीपक को भेद खुलने का डर हुआ। उसने उसके सिर पर भी हथौड़ी से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने उसके शव के साथ दुष्कर्म किया और शव पलंग के बॉक्स में छिपा दिया। रोशन की हत्या की योजना फेल हो जाने पर वो डर गया था, इसलिए अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर वो बुलेट से भाग निकला। उसकी प्रभु को मारने की योजना भी अधूरी रह गई। जल्लाद बने दीपक की सनक में ट्यूशन टीचर रिंकी बेमौत मारी गई। वो जमशेदपुर में कदमा रामजन नगर की रहने वाली नीलिमा घोष की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी और जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। मंजली बेटी विपाशा केरला पब्लिक स्कूल में 10वीं और छोटी बेटी विशाखा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। दीपक की बड़ी बेटी श्रावणी विपाशा की क्लासमेट थी।
श्रावणी के कहने पर ही रिंकी 2 साल से दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। दीपक का भाई मृत्युंजय रांची में SBI में ब्रांच मैनेजर था। इस घटना से कुछ दिन पहले ही दीपक अपने परिवार के साथ पुरी घूमकर आया था। 11 अप्रैल की रात को भी वो परिवार के साथ एक पार्टी में गया था और 10 बजे के बाद घर लौटा था। दीपक ने अपना परिवार उजाड़ दिया और रिंकी के परिवार की खुशियां छीन ली। पुलिस ने अपनी सारी लिखापढ़ी पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे फांसी की सजा हुई। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।